एक व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अपना घर बार चला रहा था। लेकिन एक दिन उसके बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। लेकिन अपने बेटे का इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। उस वजह से उस आदमी की पत्नी उसके सामने एक ऐसा काम करना शुरू कर देती है। अपनी पत्नी का वो काम देखने के सिवाय वो पति कुछ भी नहीं कर सकता था। और आए दिन वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। आखिर उस घर में क्या चल रहा था और उसकी पत्नी उसके सामने क्या काम कर रही थी? क्या है पूरा घटनाक्रम? क्या है पूरी सच्ची कहानी? मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरा घटनाक्रम सुनाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, SNB क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से। नांदेड़ जिले में सिंदगी नाम का एक गांव होता है और इसी गांव में रहने वाला विनोद किशन भगत। विनोद की शादी 2003 में प्रियंका के साथ हुई थी और उसके बाद प्रियंका और विनोद का अच्छे खासी जिंदगी चल रही थी। दरमियान विनोद और प्रियंका को 2 बच्चे भी हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। इनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। हाथ थे, पैर थे, बस कमाना पड़ता था, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी और वो करते भी थे। अगर घर रहकर मेहनत मजदूरी करनी है तो कहीं बाहर जाकर ही मेहनत मजदूरी की जाए, ऐसा विनोद और प्रियंका सोचते हैं। और विनोद अपने बीवी बच्चों के साथ गोकुंदा में जाकर वहाँ पर रहता है और वहाँ से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। अब विनोद सुबह अपने काम पर जाया करता था, शाम को घर पर वापस लौट आया करता था। उसकी पत्नी प्रियंका बच्चों का ख्याल रखती थी, बच्चे भी स्कूल में जाया करते थे। लेकिन एक दिन विनोद का एक लड़का था, वो बहुत बीमार हो जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसकी जो बीमारी है वो बहुत गंभीर है और उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। पैसों की अमाउंट सुनकर विनोद और प्रियंका बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था नहीं जो उनके बेटे का इलाज करवा सके। अब विनोद सोचता है कि अशोकनगर में हमारा 4 कमरे का जो मकान बना हुआ है वो मकान हम बेच देंगे। उससे जितना पैसा मिलेगा उससे बेटे का इलाज करवाएंगे और बाकी के पैसे से कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेहनत मजदूरी अब की नहीं जाती। लेकिन प्रियंका और विनोद सोचते हैं कि इतने अर्जेंट में हमारा हमारा घर खरीदेगा कौन? विनोद यहाँ वहाँ ढूंढता है तो उसे शेख रफीद नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। उसके साथ विनोद कांटेक्ट करता है। शेख रफीद नाम का व्यक्ति उनके घर पर आ जाता है और उसके बाद विनोद शेख रफीद से कहता है कि मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल बिगड़ चुकी है, उसके इलाज के लिए पैसे भरने हैं। उसके बाद शेख रफीद उनको कहता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा घर बिकवा देता हूँ। शेख रफीद तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और इधर उधर कॉल लगाता है। 10 लाख रुपए में विनोद का घर वो बिकवा देता है। उसके बाद विनोद उसका शुक्रिया अदा करता है और विनोद की जो पत्नी होती है प्रियंका, वो भी शेख रफीद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और शेख रफीद को कहती है कि आप हमारे लिए भगवान समान हो, अगर आप नहीं होते तो आज क्या हो जाता। उसके बाद विनोद उसे कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे याद कर लेना। उसके बाद प्रियंका कहती है कि आप अब से हमारे घर का एक हिस्सा हो। और उसके बाद शेख रफीद का हमेशा के लिए विनोद के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। शेख रफीद बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाता था, उनके लिए खिलौने लाया करता था। अब जब कभी विनोद घर से बाहर कमाने के लिए जाया करता था, काम पर जाया करता था, तब भी शेख रफीद आया करता था और अपनी भाभी प्रियंका के साथ बातें करने लग जाता था। प्रियंका भी कहती थी कि आप बहुत लग्जरी लाइफ जीते, आपके पास महंगी कार है, आपके पास सोना नाना है। तो शेख रफीद कहता है कि आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है तो आप भी टेंशन मत लो, ऐसी लग्जरी लाइफ आप भी जी सकती हो। तो प्रियंका कहती है कि ये मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है, हमें तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। प्रियंका अब शेख रफीद की आंखों में आंखें डालकर उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करती है। शेख रफीद को प्रियंका का चाल चलन पता चल जाता है। शेख रफीद भाप जाता है कि प्रियंका के मन में उसके लिए क्या चल रहा है। अब शेख रफीद कहता है कि आप भी ऐसी लग्जरी लाइफ जी सकते हो अगर हम दोनों रिलेशन में आ जाए।
प्रियंका बिल्कुल तैयार हो जाती है, लेकिन प्रियंका कहती है कि आप हमें हमेशा अपना समझना। शेख रफीक कहता है कि आज से तुम हमारी अपनी हो। और उसके बाद अब शेख रफीक हमेशा के लिए उनके घर पर आया करता था। जब विनोद और बच्चे स्कूल में जाया करते थे, सब उसके साथ संबंध बनाता था। कभी कभी वो प्रियंका को बाहर घूमने के लिए ले जाया करता था, कभी इस होटल पर तो कभी उस लॉज पर संबंध बनते थे। उधर मेहनत मजदूरी करने वाले विनोद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 29 अक्टूबर 2025 का दिन था। विनोद सुबह काम के लिए गया हुआ था, लेकिन शाम को वो लौटा नहीं था। तब प्रियंका इधर उधर कॉल करने लगती है, रिश्तेदारों को कॉल करती है, लेकिन विनोद के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन प्रियंका सोचती है कि कहीं पर चले गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन आज 4 सितंबर 2025 की तारीख आ जाती है, फिर भी विनोद का कहीं पर आता पता नहीं लगा था। उसके बाद प्रियंका किनवट पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और उस किनवट पुलिस स्टेशन में पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार होते हैं। अविनाश कुमार से वो कहती है कि मेरे पति मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उस दिन गए तो वो घर पर वापस नहीं आए। अविनाश कुमार उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं और प्रियंका को कहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ कर लाएंगे। 4 सितंबर 2025 को पुलिस को पेनगंगा नदी में एक बॉडी मिलती है। जब इसकी सूचना प्रियंका को दी जाती है तो प्रियंका देखती है वो बॉडी किसी और की नहीं, उसके पति विनोद की होती है। प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और प्रियंका इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, रोती है, रोते रोते वो बेहोश भी हो जाती है। उसको देखकर पुलिस को और उसके रिश्तेदारों को भी बहुत बुरा लगता है। रिश्तेदार उसको संभालते हैं, उसे कहते हैं इतना टेंशन मत ले। तब प्रियंका कहती है कि जो भी थे मेरे पति थे, बहुत अच्छे थे, बच्चों के लिए कमाते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई करते थे, घर बार चलाते थे, अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। पुलिस जब विनोद का पोस्टमार्टम करती है तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि विनोद ने उस दिन बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और शायद शराब की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गए और वो पेनगंगा नदी में गिर गया। इस वजह से पुलिस भी फाइल बंद करवा देती है। अब रिश्तेदार विनोद का दाह संस्कार कर देते, सब कुछ बढ़िया हो जाता है प्रियंका के लिए, क्योंकि पहले जब शेख रफीक प्रियंका को मिलने के लिए आता था तो उसे कभी कभी विनोद की अड़चन आती थी। विनोद कभी कभी घर पर रहता था तो कभी कभी अचानक से घर पर आ जाता था। इस वजह से शेख रफीक को प्रियंका से मिलने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब विनोद चला गया था, इसलिए शेख रफीक को कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब शेख रफीक जब मन होगा तब वो प्रियंका के घर पर आता था, उससे संबंध बनाता था। वो रात में भी प्रियंका के घर पर आता था, उसके साथ ही रहता था और सुबह चला जाया करता था। इस बात की खबर 1 महीने के बाद विनोद के भाइयों को पता चलती है। विनोद के भाई को पता चलता है कि शेख रफीक नाम का एक व्यक्ति अपनी भाभी के घर पर आता है और रात भर वहीं पर रहता है। भाई को थोड़ा डाउट हो जाता है और वो भाई सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। किनवट पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार से मिलता है और उनको कहता है कि मेरे भाई की मौत पर मुझे कुछ संदेह है। मेरे भाभी का शायद अवैध संबंध शेख रफीक के साथ चल रहा है। पुलिस कहती है कि तुम्हारे जो भाई है विनोद, उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, इस वजह से वो पेनगंगा नदी में गिर गए थे, उस वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन विनोद का भाई उनके सामने बहुत रिक्वेस्ट करता है तो पुलिस सोचती है क्यों ना देखा जाए। तो पुलिस प्रियंका की कॉल डिटेल्स निकालती है। प्रियंका की जब कॉल डिटेल्स निकलती है तो जिस दिन विनोद की मौत हुई थी उस दिन शेख रफीक के साथ उसकी बहुत बातचीत हो रही थी और बहुत दिनों से शेख रफीक से प्रियंका की बातें हुई थी। पुलिस शक के आधार पर प्रियंका और शेख रफीक को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन में लाते हैं। शेख रफीक की पूछताछ दूसरे कमरे में और प्रियंका की पूछताछ किसी दूसरे कमरे में शुरू हो जाती है। कुछ भी करके प्रियंका मानने को तैयार नहीं थी कि विनोद के साथ क्या हुआ, लेकिन पुलिस उनकी आइडिया का इस्तेमाल करती है। पुलिस प्रियंका के पास जाती है और उससे कहती है कि शेख रफीक ने हमें सब कुछ बता दिया है। शेख रफीक की इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है, अब तुम्हें सजा होगी। जब प्रियंका पुलिस की ये बातें सुनती है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। प्रियंका डर जाती है, कांपते कांपते अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताने लगती है।
प्रियंका कहती है कि 2003 में विनोद के साथ मैंने शादी की थी। हमारे बच्चे हुए थे, लेकिन हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। कहीं पर घूमने जाना होता तो हमें बहुत सोच समझ कर घूमना पड़ता था, बहुत सोच समझ कर खर्चा करना पड़ता था। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार थी और मुझे लग्जरी लाइफ जीने का शौक़ था। जब मेरी मुलाकात शेख रफीद से हुई तो मुझे उसकी लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी लगी और मैं उसके संपर्क में आ गई। शेख रफीद के साथ मेरे अवैध संबंध बन और प्रियंका को शेख रफीद यहाँ वहाँ लेकर जाने लगा। लेकिन एक दिन जब विनोद अचानक से दोपहर को अपने घर आया तो उसकी पत्नी प्रियंका उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक शेख रफीद उसको अपनी 4 व्हीलर कार में लेकर के आया और प्रियंका को उसके घर पर छोड़ दिया। विनोद ने सब कुछ देख लिया। शेख रफीद के जाने के बाद विनोद प्रियंका को कहने लगा कि उस आदमी के साथ तुम कहाँ जाती हो? उस आदमी के साथ तुम्हारे अवैध संबंध बन चुके हैं। तुम्हें उसके साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? उस आदमी ने हमारा घर बिकवा दिया था, लेकिन उसने उसका कमीशन भी लिया था। उस आदमी के इतने लगाव में क्यों हो गई? तो वहाँ पर प्रियंका और विनोद का झगड़ा हो जाता है। विनोद प्रियंका की वहाँ पर बहुत पिटाई कर देता है, लेकिन प्रियंका शेख रफीद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। एक दिन विनोद सोया हुआ था, तभी प्रियंका का फ़ोन बज उठता है। प्रियंका फ़ोन लेकर बाहर जाती है और शेख रफीद से बातें करनी शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर विनोद सोया हुआ नहीं था। विनोद भी चुपके से उसकी बातें सुनने लगता है। विनोद सुनता है तो प्रियंका शेख रफीद के साथ पति जैसी बातें कर रही थी। विनोद को काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी वहाँ पर काफ़ी पिटाई कर देता है। अब पत्नी का विनोद को इतना टेंशन आ जाता है कि विनोद काफ़ी शराब पीने लगता है और पत्नी की मार पिटाई करने लगता है। अब प्रियंका अपने दिल का दर्द शेख रफीद को कॉल करके बताती है और उसको कहती है कि हमारे रास्ते में ये जो कांटा है विनोद, उसे हटवा दो। शेख रफीद भी प्रियंका से बहुत प्यार कर रहा था, उसके प्यार में पागल हो गया था, तो वो भी मान जाता है। और एक दिन शेख रफीद प्रियंका के घर पर आता है। वहाँ पर विनोद भी होता है। विनोद से अच्छे खासे बात करता है और विनोद को कहता है कि चले हम कहीं पर घूम कर आते हैं। उसके बाद वो पैनगंगा नदी पर जाता है। विनोद को काफ़ी शराब पिलाई जाती है। शराब पीने के बाद एक खरबी पुल होता है, उस पुल से उसे धक्का दे दिया जाता है। विनोद नशे में होने के कारण वहाँ पर बच नहीं पाता और विनोद की पानी में गिरने की वजह से मौत हो जाती है। ये सब कुछ पराक्रम विनोद की पत्नी प्रियंका चुपके से देख रही थी, क्योंकि ये प्रियंका और शेख रफीद का एक प्लान ही था। ये सब कुछ जब पुलिस सुनती है तो पुलिस हक्की बक्की रह जाती है और उसके बाद शेख रफीद और प्रियंका के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। 29 अगस्त को इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था और 15 अक्टूबर को इन दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया था। इसलिए कहते कोई भी काम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन बुरा काम एक ना एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाता है। बुराई का चेहरा एक दिन समाज के सामने आ ही जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अवैध संबंधों को छोड़ दो और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को संवार लो, अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करो। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, आपका दिल दुखाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे क्राइम स्टोरीज, सच्ची घटना लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।